हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, हम लोग आज 2018 का क्वेश्चन देखेंगे। 18 में देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो पॉलिटी से टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन में से जितना भी पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर वाला क्वेश्चन डायनेमिक होता है, हर साल देखिए चेंज होता रहता है। जैसे कोई भी एक्ट पास हुआ 2018 में का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लोग ने, देखिएगा 16 में या फिर 17 में कोई भी एक्ट या रूल पास हुआ होगा तो गवर्नेंस वाला टॉपिक में उससे क्वेश्चन आएगा। तो वो वाला हम लोगों को नहीं देखना है। अभी 25 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो 2024 और 23 में कोई भी एक्ट या रूल पास हुआ होगा तो वो वाला देख लीजिएगा। ठीक है, वो वाला इंपॉर्टेंट। जितने भी 12 क्वेश्चन आए हैं, 12 में से जो स्टैटिक है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो करने लायक रहेगा, जो नहीं करने लायक रहेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो डायनेमिक वाला पास रहेगा। ठीक है, और उससे जितने भी 3 स्टेटमेंट है ना, तीनों स्टेटमेंट से देखिए, तीनों स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट वगैरह है जो बुक में दिया हुआ है उसको देख लेंगे। ठीक है, और जो हम लोगों का सीरीज और एक चल रहा है, देखिए उसमें पॉलिटी पढ़ा हूँ। ठीक है, वो वीडियो अगर पूरा देख लीजिएगा 30 लगभग 40 क्लास होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का 40 क्लास होगा। 40 क्लास अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपको प्री उससे ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पीपीटी बनाया हुआ है लगभग, मतलब 1000 पेज का पीपीटी बना हुआ है। ठीक है, A4 साइज में बना हुआ है। 1000 पेज का पीपीटी बना हुआ है, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जाके वहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो आज ही कल अपलोड हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही मैंने प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन दिखा दिया है कि इंट्रोडक्शन वीडियो से ही 2 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन से है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी थी? नहीं, स्वतंत्र पार्टी जो थी वो सेकेंड लार्जेस्ट थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, फर्स्ट पार्टी तो कौन था? कांग्रेस था। ठीक है, 364 सीट जीता था 489 में से। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट लोकसभा, ये स्टेटमेंट जो सॉल्व करने लायक नहीं है। ठीक है, ये एलिमिनेट करके ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, करंट स्टेटमेंट पूछा है, ये क्वेश्चन बोलेंगे तो इजी में ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि एलिमिनेट करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रहेगा कि देखिए फर्स्ट लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन था। ठीक है, इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम कब? 1969 में। ये एक फैक्ट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, कौन था? देखिए राम सुभाग सिंह जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुए थे। राम सुभाग सिंह जो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन थे। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? राम सुभाग सिंह। ठीक है, राम सुभाग सिंह जो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे कब हुए थे? 1969 में। ठीक है, ये फैक्ट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम 75 मेंबर इट लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, 75 मेंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, 10%। ठीक है, याद करके रखिए 10%। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देखिए आंसर उसी से निकल के आ गया। ये वाला अगर स्टेटमेंट आपको पता रहेगा, इससे देखिए एलिमिनेट हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर खुद ब खुद निकल के आ गया। ठीक है, टू आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10% की सीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 10% सीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अलायंस में नहीं, सिंगल पार्टी में। जैसे अभी मोदी जो देखिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अलायंस के जरिए बने हैं। अलायंस के जरिए मतलब देखिए उनका खुद का बीजेपी पार्टी जो है वो 272 मेजोरिटी। कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन 50%। ठीक है, ये जरूरत पड़ती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कौन सा कितना मेंबर चाहिए? 272 मेंबर चाहिए। ठीक है,
543 में से 272 मेंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 272 मोदी सरकार का नहीं हुआ था, 260 के लगभग हुआ था। ठीक है, 260 के लगभग हुआ था। 14 मेंबर देखिएगा, वो बिहार वाला नीतीश कुमार का मेंबर है, जो उनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और आरजे नायडू ऐसा बोल के कोई पार्टी है, बोल के जो एमपी है वो उनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, एनजीटी और सीपीसीबी में डिफरेंस क्या है वही पूछा है। ठीक है, देखिए द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन established by an act. ठीक है, वेयर इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये तो इस्टेब्लिश हुआ था एक एक्ट के जरिए। ठीक है, 2010 के एक्ट के जरिए। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये जो है 1974 के वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी इस्टेब्लिश हुआ था स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉर्डर क्या होता है? जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर होता है, जैसे नीति आयोग हो गया, सीबीआई हो गया, ये दोनों जो है एग्जीक्यूटिव बॉर्डर है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रोवाइड इन्वायरमेंट जस्टिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, वेयर इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड promote cleanliness of stream while aim to improve the quality of air in the country। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर पहला वाला गलत है, क्योंकि जो है देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग हुआ था। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, याद करके कौन? सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सीपीसीबी, सीपीसीबी से बहुत बार स्टेटमेंट एक ये दो स्टेटमेंट मिल जाता है देखने को। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक बार देख लीजिएगा। द ट्रिब्यूनल इज मैंडेट टू मेक एन इंडेवर फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील फाइनली विद इन 6 मंथ। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में एक आ चुका है। ठीक है, कि इसको कितने अंदर के टाइम के अंदर देखता है? 6 महीने के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए शेड्यूल से क्वेश्चन आया है, 9th शेड्यूल से। देखिए द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 9th शेड्यूल में क्या कोई भी शेड्यूल में रख सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ को रख सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 9th शेड्यूल में क्या है? लैंड रिलेटेड लॉ है। ठीक है, लैंड रिलेटेड लॉ है, और ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। जुडिशियल रिव्यू इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, कि अगर उसको बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करेगा अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ के जरिए, तो उसको जुडिशरी रोकेगा ही। ठीक है, वो चाहे किसी पार्ट में हो, 9th शेड्यूल में हो या फिर कोई भी हो। ठीक है, 9th शेड्यूल इम्यून था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाई एनी कोर्ट। ठीक है, और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ठीक है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर अब वॉयलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा ही। ठीक है, वो चाहे 9th शेड्यूल में हो या कहीं और पार्ट में भी हो। ठीक है, 9th शेड्यूल में से देखिएगा पहले भी क्वेश्चन आ गया है, 7th शेड्यूल से क्वेश्चन आया है, 6th शेड्यूल से क्वेश्चन आया, 5th शेड्यूल से तो बार बार क्वेश्चन आया।
दो बार ही क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 9th शेड्यूल किसके जरिए याद किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग एक्ट किया गया था, ठीक है। देखिए 1773 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट होगा तो कोई भी पार्ट हो, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 करके यूज करके उसको रोक सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी scrutinize and report to the House whether that is power to make regulation, rule, sub-rule, bylaw, etc. confirmed by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। ये डिफिनेशन का क्वेश्चन है, ये कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। ये रूल कमेटी बोल के कोई भी चीज़ नहीं है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस ऐसा कोई कमेटी बोल के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन रहेगा वो मैं कब बता दूंगा, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या बताऊँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनी बिल से क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। देखिए, ए बिल शेल बी डीम टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेंट, क्या कंटेंट करता है? ओनली प्रोविजन, ठीक है। ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ठीक है। कोई भी टैक्सेशन हो, याद करके रखिएगा। यहाँ देखिए, टैक्सेशन, बोरोइंग, ठीक है, फंड, ये तीन वर्ड याद करके रखिएगा। टैक्सेशन, बोरोइंग और फंड से रिलेटेड जितने भी मामला होंगे वो सब किस में आएंगे? मनी बिल में आएंगे, ठीक है। टैक्सेशन, बोरोइंग और फंड से रिलेटेड जो भी कंसोलिडेट फंड हो गया, कंटिजेंसी फंड हो गया, उससे रिलेटेड जो भी मामला आएंगे वो बिल रिलेटेड आएगा, वो मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। याद करके रखिए, यहाँ पे वही दिखा हुआ है, देखिए टैक्स रिलेटेड है, ओनली प्रोविजन ऑफ द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, ए मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी, देखिए यहाँ पे आ गया कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा टैक्स, फंड और बोरोइंग, ठीक है। देखिए, ए मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, ठीक है। यहाँ पे बोरोइंग आ गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसर्न, ठीक है, कंसर्न क्या है? वैसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड किसके जरिए होता है? गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए कंटिजेंसी फंड से एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विड्रॉल, ठीक है। याद करके रखिएगा, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विड्रॉल, पैसा उठाना, ठीक है। तो वो जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए होता है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड से कैसे पैसा निकलता है? गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन मैंने जो कहा वही लिखा हुआ है, देखिए टैक्स से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड और टैक्स कंसोलिडेट फंड से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए, पहले इलेक्शन को देख लेते हैं। इलेक्शन का होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट यूज किया जाता है, याद करके रखिएगा, ओपन बैलेट यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने लिख दिया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, सीक्रेट बैलेट, ठीक है। ये वर्ड क्या है, इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट, ठीक है, सीक्रेट बैलेट। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखिए, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए एमएलए का जो वोट होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जैसे यूपी का पॉपुलेशन कितना है, यूपी का पॉपुलेशन 20 लाख है, ठीक है, और बिहार का पॉपुलेशन कितना है, 12 लाख 10 लाख के करीब है। तो बिहार यूपी का जो एमएलए का वोट वैल्यू होगा वो बिहार के लगभग में ज़्यादा होगा, ठीक है, बिहार के मुकाबले में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए वोट वैल्यू क्या होता है, देखिए पॉपुलेशन बाई एमएलए इंटू 1/1000, ठीक है। ये फार्मूला से क्वेश्चन है, एक बार प्रीवियस में सॉल्व करूंगा तो अभी मैं दिखा दूंगा। इस साल नहीं आया है, 13 या 14 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन बाई एमएलए, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा एमएलए का वोट वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, 1/1000। ये वहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए 1/100 लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन एमपी का वैल्यू जो होता है, एमपी का वैल्यू जो होता है लोकसभा हो या राज्यसभा का, एमपी का वैल्यू जो है वो सेम होता है। एमपी का वैल्यू कैसे निकलता है, एमएलए बाई इलेक्टेड एमपी, एमएलए बाई एमपी, वोट वैल्यू, इससे जो वैल्यू मिलेगा इसका वैल्यू यहाँ पे डालिएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई जितना एमपी रहेगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो एमपी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट बोला है वोट वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों का सेम होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा का। ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, तो ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही देखा लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, देखिए इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन होता है, ओनली इलेक्टेड एमपी एमएलए, ठीक है, एमपी एमएलए इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। ओनली इलेक्टेड मैंने इसलिए लिखा है इलेक्टेड एमपी, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर जो है, नॉमिनेटेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पार्ट नहीं होते, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इलेक्शन का पार्ट है। कुछ प्रीवियस में क्वेश्चन आया है कि कौन सा मेंबर है जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट का होता है वो रिमूवल में हिस्सा नहीं लेता है। एमएलए देखिए, एमएलए के सिर्फ इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन हिस्सा लेता है, सिर्फ एमपी। इसीलिए वो स्टेटमेंट का सही आंसर क्या होगा, एमएलए। वो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आया है, देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा जब आएगा तो, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन है, इलेक्टेड एमपी, ठीक है, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर और इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो पार्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड एमपी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, असेंबली ऑफ यूटी दिल्ली एंड पुडुचेरी, बोर्ड वैल्यू कार्ड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो एमएलए का वोट वैल्यू होगा वो किस सेंसस पॉपुलेशन के आधार पे होगा, 1971 के सेंसस के आधार पे होगा, अभी के पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन,
द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his her office if he or she cease to be a member of the assembly। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली shall be vacant। ठीक है, अगर वो सीज कर देता है, छोड़ देता है, तो उसका सीट जो है वैकेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर देखिए वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर shall vacate his her ऑफिस इमीडिएटली। ऐसा नहीं है इमीडिएटली ऑफिस को वैकेंट नहीं करेगा जब तक कि कोई नया स्पीकर आ ना जाए। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ये गलत है। स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब तक कोई नया डिप्टी स्पीकर नहीं आ जाता तब तक वो सीट पर बैठा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहा जाता है, याद कर रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो टोटल 6 स्टेट में है। कौन कौन सा स्टेट में है? यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटका और महाराष्ट्र। 6 स्टेट ही याद करके रखिएगा। देखिए 2 स्टेट ऊपर है, यूपी बिहार, 2 ईस्ट की तरफ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और 2 वेस्ट की तरफ है महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बाकी जो है 28 स्टेट में उसमें से 22 में नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए ये भी पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। 30 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लाइबिलिटी। ठीक है, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लाइबिलिटी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर सही कहूँ से आया होगा, स्टडी का पार्ट तो है नहीं, ये किसी कोटेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 31 देखिए, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के खिलाफ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी कोर्ट जो है इंक्वायरी नहीं कर सकती, फाइल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ। ठीक है, और उनका देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इमोलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट shall not be diminished during the term of office। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि उनके जो टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पे उनका सैलरी और अलाउंसेस जो है वो कम नहीं हो सकता। ठीक है, जितना मिलना चाहिए मिलता है उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है कि देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के दोनों जो है इम्यून है। वो आर्टिकल कौन सा प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 361 ये गवर्नर के लिए और 60 जो है वो प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे क्या है, the president or governor are personally answerable to any court or exercise not answerable to any court। ठीक है, for the exercise and performance of their power while in office no criminal proceeding can be started or continue against the president or the governor of the state in any court during his term of office। No court can issue अरेस्ट वारंट फॉर द प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर। सिविल प्रोसीडिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नर और प्रेसिडेंट अगेंस्ट थिंग डन बाय हिम इन हिज हर पर्सनल कैपेसिटी कैन बी डन ओनली विद प्रायर टू मंथ नोटिस। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग हो सकता है कैसे हो सकता है? 2 महीना पहले से नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट और गवर्नर को। ठीक है, देखिए आर्टिकल 158 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द condition of governor office, the emoluments and allowances and privilege of the governor may not determined by the parliament by law। ठीक है, the emolument and allowances
ऑफ द गवर्नर कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से बहुत बार क्वेश्चन आया है रूल ऑफ लॉ के संबंध से में। ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया। आर्टिकल 40 में मेंशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ। दो तरह के राइट मेंशन है आर्टिकल 40 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद करके रखिएगा। जब फंडामेंटल राइट हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ना तब देखेंगे। ठीक है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है और मिसलेनियस फेडरलिज्म वगैरह है। ठीक है, फिर शेड्यूल वगैरह है। उसके बाद हम लोग यूनियन टेरिटरी सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। कम से कम तो 10 या 12 घंटा लगेगा। कम से कम 15-20 वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ एक चैप्टर के लिए 15-20 वीडियो। ठीक है, देखिए, रूल ऑफ लॉ का पार्ट कौन है? लिमिटेशन ऑफ पावर, ये सही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, लाइबिलिटी एंड सिविल राइट, ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एक एवरीवन इज इक्वल टू द इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ की नज़र में जो है हर कोई जो है वो सेम है। ठीक है, किसी को में भेदभाव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercise his her power as the provide under the article 356। 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब होता है? जब स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तभी। ठीक है, तभी जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल में देखिएगा, यही पूछा है कि प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है। ये वाला सेकंड स्टेटमेंट में देखिए लिखा हुआ कि स्टेट के पास जितना भी पावर है वो पार्लियामेंट अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliament। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल कैसे लगा सकता है? देखिए, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है स्टेट तक, या फिर गवर्नर के कहने पर। ठीक है, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पावर रहेगा वो उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी में से टोटल 4 टाइम क्वेश्चन आया। ठीक है, 4 बार टोटल क्वेश्चन आया राइट टू प्राइवेसी में से एक टॉपिक 4 बार क्वेश्चन। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी किसमें मेंशन? आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट पार्ट 3। बारह में क्या मेंशन है? स्टेट मेंशन है। स्टेट में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है एक्सेप्ट जुडिशरी और बीसीसीआई को छोड़ के बाकी सब कुछ आता है स्टेट में। ठीक है, बीसीसीआई और जुडिशरी को छोड़ के। और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि देखिए, कोई भी अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं करता। आर्टिकल 368 बोलता है कि अमेंडमेंट को चेंज कर सकता है, ये दोनों के बीच में तालमेल होता है। उसके बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है केशवानंद भारती के। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सब कुछ चेंज हो सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे फेडरलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 40 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 50 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, RRCSP, RRCSP।
CSP, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मैं मुंह से बता देता हूँ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 60 प्रोविजन बताता है कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ठीक है। क्यों, कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता? जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई भी मुस्लिम का मदरसा होता है वो, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? 18 क्या कहता है? टाइटल, टाइटल, ठीक है। इतनी तक, क्योंकि बोलते जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। वो जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट टोटल 10 घंटा का वीडियो, एक वीडियो अपलोड होगा, 10 घंटा में पूरा डिटेल में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट, वो वीडियो आपको मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। वो किसी ऑनलाइन क्लासरूम का पेड कोर्स लीजिएगा तभी वो मिलेगा, ऐसे यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा, आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल पर बने रहे और वीडियो देखते रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।